हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अकेडमी। आई एम डॉक्टर अनन्या दीक्षित, योर बायोलॉजी एजुकेटर, और हम बात कर रहे थे लाइफ प्रोसेसेस की, जो कि चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर्स देख लिए हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर्स की। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको 2 से 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, all plants, first question, all plants give out oxygen during day and carbon dioxide during night. Do you agree with this statement? Give reasons. यहाँ पे क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन दिन के टाइम पे रिलीज करते हैं और वही कार्बन डाइऑक्साइड रात में रिलीज करते हैं। क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, क्योंकि क्या होता है, दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ओके, ऑक्सीजन जो है वो पहले तो यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और जितना बचा हुआ एक्सेस में ऑक्सीजन है उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। ये तो बात हो गई ऑक्सीजन की। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अब रात में तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, क्योंकि सनलाइट तो होती नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो प्लांट्स क्या करेंगे, एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करेंगे। तो यही इसका रीजन भी हो गया, और हमने जो स्टेटमेंट दिया है उससे हम सहमत भी हैं। ओके, during daytime, as the rate of photosynthesis more than the rate of respiration, that net result is evolution of oxygen. ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है कि दिन में क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो रेट है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस का ज़्यादा होता है, और इसलिए जो ऑक्सीजन है वो यूज़ हो जाता है, बाकी हम बाकी प्लांट्स रिलीज कर देते हैं। At night, there is no photosynthesis, so they give out carbon dioxide due to respiration. रात में photosynthesis नहीं होता है, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर देते हैं respiration के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is ascent of sap? ascent of sap हम किसे बोलते हैं? क्या होता है कि हमें पता है जो प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होता है वो कौन करता है, जाइलम करता है, और ये जो कंडक्शन है ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये जो वाटर और मिनरल्स का बेसिकली जो वाटर का अपवर्ड मूवमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप। ओके, absorbed water from the soil also contains dissolved minerals. अब जो water है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मिनरल्स भी होते हैं। कौन कौन से, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एक्सेट्रा, एंड हेंस इट इज कॉल्ड सैप। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सैप बोलते हैं। दिस सैप moves upward due to the transpiration pull developed in the xylem element. अब क्या लिखा है यहाँ पे कि ये जो सैप है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। किस लिए मूव करता है, किस रीजन से मूव करता है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, हमने जब डिटेल में बात करी थी तो ये पूरा अच्छे से समझा था, बट मैं फिर से बता देती हूँ कि ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है। अब स्टोमेटा जो लीव्स में प्रेजेंट होती है उसका हमको एक फंक्शन पता है कि गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। बट स्टोमेटा का एक और काम होता है कि वो वाटर को लॉस करवाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, transpiration. Loss of water in the form of water vapor through stomata is known as transpiration. अब जब ट्रांसपिरेशन हो रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है कि जो स्टोमेटा है वो ओपन रहती है, तो पानी का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा, है ना, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोल रहे हैं। अब ये जब वाटर का लॉस कंटिन्यूसली हो रहा है तो एक फोर्स क्रिएट होगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, या फिर हम बोलते हैं सक्शन फोर्स। ओके, ट्रांसपिरेशन पुल, सक्शन फोर्स, सक्शन पुल, ये सब हम बोलते हैं। इसके कारण एक फोर्स, ये जो फोर्स क्रिएट हो रहा है इसके कारण जो रूट्स हैं वो और पानी और मिनरल सॉइल से अब्सॉर्ब करती हैं। ओके, thus transportation of sap from roots to the leaves at the top is called ascent of sap. ओके, तो रूट से जो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट लीव्स तक हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ascent of sap. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल। अभी मैंने बताया कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं।
Water in the mesophyll cells of leaves, cell located below the stomata, is in contact with water or sap and xylem of leaf, petiole, stem and root. अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो वाटर है मेसोफिल से लेयर जो होती है या फिर सेल जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो लीव्स में अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है और वहीं पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो वहीं पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ओके तो वाटर कहाँ जाएगा, इन्हीं लीव्स में तो जाएगा, पर लीव्स में भी कहाँ जाएगा, मेसोफिल सेल में पहुंचेगा। ओके This water evaporates by the process of transpiration. Thus, due to transpiration, water is pulled upward, which create an upward suction force called transpiration pull. ओके अब ये जो मेसोफिल लेयर है, जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो लेयर प्रेजेंट है, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वहाँ पे वाटर पहुँचेगा। अब वाटर जब वहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या होगा, ज़्यादा पानी पहुँचेगा, ज़्यादा पानी स्टोमेटा के थ्रू रिमूव भी होगा, एटमॉस्फेयर में बाहर जाएगा भी इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ओके तो ये जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसके कारण एक फोर्स क्रिएट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल। और इसी फोर्स के कारण, इसी पुल के कारण जो जाइलम है, जो लीव्स हैं, वो पानी रूट से अपनी तरफ खींचती हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शन ऑफ बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। हमें यहाँ पे बताना है बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन होता है। तो ये किसका पार्ट है, ये तो किडनी का पार्ट है। ओके अब यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, पहले हम ये समझ लेते हैं फिर हम आंसर पे आएंगे। ओके तो यहाँ पे जो बहुत सारी कैपिलरीज आपको दिख रही हैं, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ये क्या है, ग्लोमेरुलस है। और ये जो ग्लोमेरुलस के आजू बाजू कप शेप का जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल। ओके तो क्या होता है, हमें पता है किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का, फिल्टर करने का काम होता है। तो ब्लड इन्हीं कैपिलरीज में आएगा। ओके आर्टरी से ब्लड कहाँ आएगा, ये एफरेंट आर्टेरियल मींस आर्टरी। ओके एंड एफरेंट आर्टेरियल मींस वेन्स। ओके तो आर्टरी ही जो है वो ऑर्गन्स को सप्लाई करती है। तो आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ आएगा, कैपिलरीज में आएगा। अब कैपिलरीज से जो कुछ पार्टिकल सब्सटेंसेस कहाँ पहुंच जाएंगे, बोमन्स कैप्सूल में, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्टरेट या फिर अल्ट्रा फिल्टरेट। और ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टरेशन। ओके ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टरेशन। ओके तो यहाँ क्या काम होता है इनका, बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस हैव सेमी परमिएबल वॉल्स। इनके पास कैसी है, सेमी परमिएबल वॉल्स है। सेमी परमिएबल मींस ये कुछ कुछ चीजों की एंट्री और एग्जिट अलाउ करते हैं। ओके The glomerulus is a tuft of capillaries contained in Bowman's capsule. Glomerulus क्या है, tuft of capillaries है, network of capillaries है, बहुत सारी capillaries है वहाँ पे। ओके और वो कहाँ प्रेजेंट है, Bowman's capsule में। The water and dissolved substances, waste and useful are filtered into the Bowman's capsule. अब क्या होता है, जैसे ही ब्लड कैपिलरीज में आता है तो प्रेशर तो हाई रहता है। जब भी आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है तो हाई प्रेशर से ब्लड कहाँ पहुंचा, कैपिलरीज में, और कैपिलरीज में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। राइट तो क्या होगा, कैपिलरीज से फिल्ट्रेट क्या क्या जाएगा, वाटर जाएगा, वेस्ट सब्सटेंस और कुछ यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ये सब वहाँ पहुंच जाएंगे, ग्लूकोज भी। ओके आर फिल्टर्ड इनटू द बोमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस से कहाँ जाएगा, बोमन्स कैप्सूल में। And from here they are filtered into the tubules. Thus both the structure act as a filtering apparatus. Okay एक बार जो फिल्टर है वो क्या, फिल्ट्रेट जो है वो कहाँ गया, बोमन्स कैप्सूल में। तो बोमन्स कैप्सूल से वो कहाँ जाएगा, ट्यूब में। ओके तो ये बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कैसे एक्ट करते हैं, फिल्टरिंग apparatus के जैसा ये फंक्शन करते हैं। ओके क्योंकि बोमन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस से कुछ वेस्ट, वाटर, यूजफुल सब्सटेंसेस कहाँ आ रहे हैं, बोमन्स कैप्सूल में आ रहे हैं ग्लोमेरुलस से। ओके व्हाट हैपेंस टू ग्लूकोज व्हिच एंटर्स द नेफ्रॉन अलोंग विद द फिल्ट्रेट। अब यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो फिल्ट्रेट होता है उसमें
यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, ओके जैसे मैंने बताया था ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स, ओके। अब जो ग्लूकोज है उसका क्या होगा, हम ग्लूकोज को तो नहीं जाने दे सकते, वो इंपॉर्टेंट है, वो यूजफुल सब्सटेंसेस है हमारी बॉडी के लिए, तो वो उसका क्या होगा। अब जैसे ही ट्यूब्यूल्स में ब्लड पहुंचेगा, ठीक है, कहाँ पहुंचे, फिल्ट्रेट जैसे ही ट्यूब्यूल्स में पहुंचेगा तो जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है वो कहाँ आ जाएंगे, वापस ब्लड में आ जाएंगे, ओके। अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा तो ये ट्यूब्यूल्स है, ये पार्ट्स ट्यूब्यूल्स है, ओके। यहाँ पे बहुत सारी आपको ब्लड सप्लाईज दिख रही है, राइट। तो ये जो फिल्टर बोमन्स कैप्सूल से यहाँ पहुंचा है, ट्यूब्यूल्स में पहुंचा है, तो ये वापस यूजफुल सब्सटेंस कहाँ आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और सेकेंड प्रोसेस क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन वाली, ओके। Glucose along with filtrate runs down through the long renal tubule by the action of cilia. Okay? Glucose filtrate के साथ कहाँ जाएगा, ट्यूब्यूल में पहुँच जाएगा। Glucose, amino acids, salts, etc. are reabsorbed by the tubular cells and then secreted into the capillary blood cells by diffusion. ओके जैसे कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस है कौन कौन से, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वो क्या करेंगे, जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं वो उनको रीअब्सॉर्ब करेंगे और उसको कहाँ पहुँचा देंगे, कैपिलरीज में। यहाँ मैंने बताया कि ये जो यहाँ पे आपको बहुत जाल टाइप का वेब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये ट्यूब्यूल्स और इनके आजू बाजू क्या प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट है, ताकि रीअब्सॉर्प्शन ईजिली हो सके और यूजफुल सब्सटेंसेस कैपिलरीज यानी कि ब्लड में आ जाए, ओके। और ये पूरी प्रोसेस किसके थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस, राइट देयर फंक्शन। हमें बताना है कि गैस्ट्रिक जूस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, गैस्ट्रिक जूस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है और उनके फंक्शन हमें बताना है। तो क्या क्या देखने को मिलता है हमें गैस्ट्रिक जूस में, हमें देखने को मिलता है HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। क्या मिलता है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो HCl जो होता है, जो भी फूड माउथ से स्टमक में आ रहा है उसको वो एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, एसिडिक बनाता है, ताकि पैथोजन जो भी बैक्टीरिया, जर्म्स फूड के साथ आ रहे हैं वो खत्म हो जाए, ओके। और ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और क्या काम होता है, ये एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ताकि पेप्सिन जो है वो अपना फंक्शन कर सके। पेप्सिन को एक्ट करने के लिए, फंक्शन करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, और वो कौन देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बात हुई हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब जो पेप्सिन है वो क्या हेल्प करता है, स्टमक में होता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन, और ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन कौन करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन जो है एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो हमें गैस्ट्रिक जूस में मिलता है, ओके। अब वहीं प्रेजेंट होते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या हेल्प करते हैं, जो HCl है, एसिडिक है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करते हैं HCl से। HCl क्या है, एसिड है ना, हमारा पेट जल सकता है, तो पेट जले ना, बर्न ना हो, उसके लिए म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ओके। Hydrochloric acid in the stomach is used to make the medium acidic to facilitate the action of the enzyme pepsin and to kill germs if any. ओके तो ये क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं ताकि एंजाइम पेप्सिन एक्ट कर सके, और अगर कोई जर्म्स प्रेजेंट है तो उनको भी खत्म करते हैं। एंजाइम पेप्सिन, इट डाइजेस्ट प्रोटीन टू कन्वर्ट देम इनटू पेप्टोन्स। ओके ये किस में हेल्प करते हैं, ये प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, और प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, पेप्टोन्स में। म्यूकस, it helps to protect the stomach wall from its own secretion of hydrochloric acid. म्यूकस जो है वो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ओके। क्वेश्चन 7, What are the strategies of plants to get rid of their waste? हमें बताना है कि जो plants हैं उनमें भी तो एक्सक्रीशन होता होगा, तो वो उनकी बॉडी में जो वेस्ट है वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं, कैसे बाहर करते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज वो अपनाते हैं, ओके। तो क्या करते हैं वो, strategies of plants to get rid of their waste are they throw away oxygen and water vapor through stomata. हमने स्टोमेटा की बात करी कि वो
गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ओके। और जो एक्सेस में वाटर होता है उसको भी वो बाहर रिलीज करता है, ओके। तो स्टोमेटा जो है वो एक्सेस ऑक्सीजन, एक्सेस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब ये रिमूव करते हैं प्लांट बॉडी से, ओके। Some waste like gums, oils and resin may be stored in old xylem or wood in the stem, okay। आपने देखा होगा कि अगर पता नहीं कुछ बच्चों ने देखा होगा कि जो स्टेम होती है उसमें से कुछ कभी कभी ब्राउन स्टिकी टाइप का निकलता है, ओके। वो क्या होता है, गम और वो रेजिन होता है, ओके। तो ये क्या करते हैं, जो गम्स हैं, रेजिन है और क्या लिखा है यहाँ पे, ऑयल, इनको ये ओल्ड जाइलम, जो जाइलम पुराना हो चुका है उस पर स्टोर कर देते हैं या फिर स्टेम में स्टोर करके रखते हैं। स्टेम में तो हमने देखा ही है, ओके। Some waste may be stored in leaves and bark and shed off from time to time। अब कुछ वेस्ट जो हैं वो लीव्स में स्टोर कर देते हैं, बार्क में स्टोर कर देते हैं, और जो लीव्स और बार्क है वो झड़ती रहती हैं, गिरती रहती हैं, ठीक है, शेड ऑफ। रूट्स कैन ऑल्सो थ्रो सम वेस्ट। रूट्स जो हैं वो भी कुछ कुछ वेस्ट बाहर रिलीज कर देते हैं। जैसे अगर मैं रूट हेयर की बात करूं तो जो रूट हेयर हैं वो भी हेल्प करते हैं किसमें, गैशियस एक्सचेंज में, ओके। स्टोमेटा तो प्रेजेंट हो गया लीव्स में। अब जो लेंटिसेल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। तो लेंटिसेल्स की हेल्प से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, कौन करते हैं, स्टेम, ओके। और रूट्स में जो रूट हेयर होते हैं वो करते हैं हेल्प किसमें, गैशियस एक्सचेंज में, ओके। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हमें डिफरेंस बताना है सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स में। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं, वहीं जो पैरासाइट होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ओके। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो बॉडी के बाहर डाइजेशन की पूरी प्रोसेस हो जाती है उनके, और फिर बस ऑब्जॉर्प्शन होता है, ओके। तो taking dead and decaying organic matter in the form of food is called saprophytic nutrition। ये या तो किसी डेड प्लांट्स या एनिमल्स के पास दिखेंगे या फिर ये किसी को सड़ा के उनसे अपना न्यूट्रिशन लेंगे। लिविंग ऑन और इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। अब ये जो पैरासिटिक होते हैं या तो ये लिविंग बींग्स के अंदर रहेंगे या उनके ऊपर रहेंगे। अगर ऊपर रहने वाले का एक एग्जाम्पल दूं तो जो हेयर लाइस होती हैं, ओके, वो एग्जाम्पल होता है पैरासाइट्स का। एंड डिराइविंग देयर फूड फ्रॉम देम विदाउट किलिंग देम इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ओके। ये उनको मारती नहीं है, खत्म नहीं कर देती है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना क्या लेती है, न्यूट्रिशन लेती हैं। और वहीं सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग से लेते हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन अ लिविंग होस्ट, इट कॉज हार्म टू द ऑर्गेनिज्म, ओके। अब ये जो होते हैं वो लिविंग होस्ट पे डिपेंडेंट नहीं होते। अब ये होस्ट का मतलब क्या होता है, जिनके बालों में लाइस होती है, जुएं होते हैं, तो जिनके बालों में भी हैं तो वो उनके क्या हो जाएंगे, होस्ट हो जाएंगे, ओके। क्या हो जाएंगे, होस्ट। जिन लिविंग बॉडी के अंदर वो रह रहे हैं, जिससे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। इट कॉजेज हार्म टू द ऑर्गेनिज्म। हो सकता है कि ये हार्म पहुंचाए और ना भी पहुंचाए, जरूरी नहीं है कि ये हार्म ही पहुंचाए, हर बार हो सकता है ये हार्म ना पहुंचाए। एग्जाम्पल, फंगाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम। क्या एग्जाम्पल है इनके, ब्रेड मोल्ड जो हमें ब्रेड में फफूंद लगती हुई दिखती है, बारिश के टाइम पे तो अभी ज़्यादा ही दिखेगी, है ना, तो क्या है, फंगाई है, ईस्ट हो जाता है, और मशरूम इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कस्क्यूटा, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेप वॉर्म्स। कौन कौन से हो गए, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेप वॉर्म्स, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंशिएशन है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट या फिर अवे फ्रॉम द हार्ट, और वहीं जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टूवर्ड्स द हार्ट, क्योंकि अलग अलग बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आती है। जो आर्टरीज होती है उनकी वॉल कैसे होती है,
थिक होती है, ओके और जो वेन्स है उनकी वॉल्स कैसी होती है, थिन होती है। हैव थिक इलास्टिक मस्कुलर वॉल, इनकी थिक होती है, इलास्टिक होती है और मस्कुलर वॉल होती है। इसलिए थिक होती है क्योंकि ये हार्ट से ब्लड रिसीव कर रही है और हार्ट में ब्लड कैसा है, अंडर हाई प्रेशर है। अब ये आर्टरीज इतने प्रेशर वाले ब्लड को टॉलरेट कर सके, बेयर कर सके, इसलिए इनकी वॉल्स कैसी है, थिक वॉल्स है, ओके। हैव थिन नॉन इलास्टिक वॉल, वेन्स कैसी है, थिन है, इनकी वॉल्स थोड़ी पतली होती है और नॉन इलास्टिक होती है। ल्यूमेन जो है वो नैरो होता है, ल्यूमेन जो है वो वाइड होता है, जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या है, नैरो होता है और इनका वाइड होता है। कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ये हार्ट से ब्लड लेके सारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती हैं। और वहीं जो वेन्स हैं कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट, अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक ले जाती हैं, ओके। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ओके। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है पर एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर। तो इसका एक्सेप्शन क्या है, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ओके। और वेन में भी क्या है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट इनका भी एक एक्सेप्शनल है, तो वो क्या है, पल्मोनरी वेन। एकमात्र पल्मोनरी वेन है जो हमारी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड और लिम्फ में हमें डिफरेंस बताना है। ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, क्यों होता है, क्योंकि उनके पास आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। वहीं जो लिम्फ होता है वो कलरलेस होता है और किसी किसी बुक में येलो फ्लूइड भी लिखा रहता है, ओके। इनमें आरबीसीज प्रेजेंट होता है, इनमें डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं, इनमें आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होते। ब्लड के पास तो खैर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट सब होते हैं, पर लिम्फ के पास सिर्फ डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ओके। न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस आर मोर, इनके पास न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस ज्यादा होता है, इनके पास कम होता है, ओके। लेस कंटेन्स मोर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है ब्लड में और इनके पास ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है। कंटेन्स मोर प्रोटीन, ब्लड में प्रोटीन ज़्यादा होता है और वहीं इनके पास प्रोटीन कम होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इन नॉर्मल अमाउंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड और बाकी जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो थोड़े कम अमाउंट में होते हैं और इसमें जो है इसमें ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। अब एक बात मैं बता दूं कि लिम्फ होता क्या है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है लिम्फ में। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है, जिस कई बुक्स में आपको येलो फ्लूइड पे दिखेगा। तो ये क्या करता है कि हमें पता है आर्टरीज से ब्लड कहाँ जाता है, कैपिलरीज में जाता है और कैपिलरीज के बाद वेन्स में जाता है। तो कैपिलरीज में ही मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, राइट। तो जैसे ही कुछ मटेरियल कैपिलरीज से कहाँ आ जाएगा, सेल में आ जाएगा, वहीं जो फ्लूइड भी है वो भी कहाँ आ जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाएगा। तो ये जो फ्लूइड है, ठीक है, ब्लड से कहाँ आ गया, इंटरसेलुलर स्पेस में आ गया। अब ये फ्लूइड को कोई तो ले जाएगा, अगर वो फ्लूइड वहीं रह जाएगा, कोई ले जाने के लिए सिस्टम नहीं होगा, तो क्या हो सकता है, वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा और हमें सूजन या फिर स्वेलिंग देखने को मिलती है, राइट। तो इसलिए लिम्फ होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो यही जो फ्लूइड पीछे छूट गया है उसको वो वापस ले जाके ब्लड में ड्रेन करता है, ओके। लिम्फ जो होता है इसमें डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। प्रोटीन्स थोड़े कम होते हैं बट प्रोटीन्स होते हैं, आरबीसीज, प्लेटलेट्स इनके पास नहीं होते हैं। ये होता है लिम्फ और लिम्फ को कैरी करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं नोड्स, लिम्फ नोड्स। वो लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है कि वो लिम्फ को फिल्टर करने का काम करते हैं, ओके। क्वेश्चन 11th, why are white blood corpuscles called soldiers of the body? Corpuscles means cells. व्हाइट ब्लड सेल्स को हम सोल्जर्स क्यों बोलते हैं हमारी बॉडी का? जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वही हमको इम्यूनिटी देते हैं, ओके। वो क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। आपको पता है कि अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी बॉडी इतनी केपेबल है कि वो उस बीमारी से फाइट कर सकती है, ओके। अगर छोटी मोटी बीमारी है तो वो क्यों करती है, थैंक्स टू डब्ल्यूबीसीज, ओके। क्यों करती है, डब्ल्यूबीसीज। जो भी अगर बैक्टीरिया आ रहा है, पैथोजन आ रहा है, फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, तो सबसे पहले कौन जाएंगे लड़ने, तलवार उठा के जाएंगे हमारे डब्ल्यूबीसीज। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस एंगल्फ फेगोसाइट
stores the foreign matter, bacteria, dust and other foreign material entering the body and are hence called soldiers. Okay? जो white blood cells हैं वो पैथोजन, सपोज ये पैथोजन है, okay? तो इसके आजू बाजू वो क्या करेंगे, इसको एनगल्फ कर लेंगे कि भैया तू यहीं रह, यहाँ से आगे मत बढ़, हम तेरे को बढ़ने ही नहीं देंगे, ओके? तो वो वहीं पे उसको रोक लेते हैं और फैगोसाइटोस मतलब फाइगोसाइटोसिस की मदद से इसको ये खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सोल्जर बोलते हैं। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजेंस एंड एंटीटॉक्सिन अगेंस्ट टॉक्सिन्स। ओके, अब ये एंटीबॉडीज क्या है, एंटीजन क्या है, एंटीटॉक्सिन, टॉक्सिन्स क्या है? ओके, तो जो भी फॉरेन पार्टिकल है, जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसको हमने एक टर्म दिया है एंटीजन्स। क्या दिया है हमने उसको? एक टर्म एंटीजन। जैसे सपोज बैक्टीरिया हो गया, ओके, तो वो क्या है? एंटीजन है। अब हमारी बॉडी को पता चल गया, अरे यार ये तो आ गया है, इसको बाहर भगाना है, हमारी बॉडी को इससे लड़ना है, ठीक है? WBC को पता चल जाता है और WBC क्या बनाते हैं? उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं। ओके, एंटीबॉडीज बनाते हैं। और वहीं अगर कोई टॉक्सिन्स आ जाते हैं, कोई पॉइजन आ जाता है, तो उसके अगेंस्ट क्या बनाते हैं? एंटी टॉक्सिन्स। ओके, तो हमारे WBCs कितने अच्छे होते हैं, राइट? हमको कितना प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये वाइट ब्लड सेल का पिक्चर है, आप देख सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Why is blood circulation in human heart called double circulation? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जो ब्लड है उसको जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको हम डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं ह्यूमंस में? क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड को कौन पंप करता है? हार्ट। और हार्ट के पास क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ताकि वो मिक्सिंग, और 4 चैम्बर क्यों है? ताकि वो मिक्सिंग रोक सके ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ओके, तो इसलिए क्या होता है कि एक बार जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है। तो ऐसे हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसे? डबल सर्कुलेशन। ओके, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये हार्ट है, ये हार्ट है हमारा। ओके, हार्ट में एक बार वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं। ओके, फिर ये ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। फिर ये जो ब्लड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है? वो आता है हमारे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, और फिर लेफ्ट साइड से ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि पहले डीऑक्सीजनेटेड आएगा फिर ऑक्सीजनेटेड आएगा, नहीं, डीऑक्सीजनेट के साथ साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा। ओके, तो ऐसे एक साइकिल में 2 बार ब्लड हमारे हार्ट में आ रहा है, इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन बिकॉज द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन 1 कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड हार्ट में 2 बार जा रहा है। दैट इज once through the right half in the form of deoxygenated blood। कैसे? एक बार जाता है वो राइट साइड में जहाँ पे deoxygenated blood आता है, and once through the left half in the form of oxygenated blood। ओके, और लेफ्ट हार्ट में जाता है, मतलब लेफ्ट साइड में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऐसे कितनी बार आ गया ब्लड हमारे हार्ट में? 2 बार। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 13। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। अब इनका रीजंस बताना है। ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो है वो स्लिट लाइक ओपनिंग होती है जो हमारे लैरिंग्स में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे पिक्चर नहीं हुई है, ठीक है, ऐसे हमारे लैरिंग्स में प्रेजेंट होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। अब ये क्यों होता है? हमें पता है कि जो फेरिंग्स है वो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का। ओके, अब जो फूड फेरिंग से कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा, और एयर कहाँ आएगी? लैरिंग से ट्रैकिया में। ओके, तो जब फूड का पैसेज होता है फेरिंग से, जब फूड ईसोफेगस में जाने वाला होता है, तो ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है वो ग्लॉटिस, जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, वो ग्लॉटिस को कवर कर लेता है ताकि फूड जो है वो ट्रैकिया में ना चला जाए। ओके,
एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड एंड वाटर ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। स्वॉलोइंग के टाइम पे, गुटकने के टाइम पे ये क्या करता है, ग्लॉटिस को कवर कर देता है ताकि फूड और वाटर हमारे ट्रैकिया में ना जाए। लंग एल्वुलाई आर कवर्ड विथ ब्लड कैपिलरीज। जो एल्वुलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, उनके पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बहुत सारी होती हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं। इसलिए होती हैं क्योंकि एल्वुलाई में ही होता है गैसेस का एक्सचेंज। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से एल्वुलाई में चला जाएगा और जो एल्वुलाई में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कहाँ आ जाएगा, हमारे ब्लड में आ जाएगा थ्रू कैपिलरीज। और ये पूरी प्रोसेस किसके थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू होती है। Lung alveoli constitute the respiratory surface of the lung. Their walls have rich supply of blood for gaseous exchange, that is passage of oxygen from alveolar air to blood and passage of carbon dioxide from blood to alveolar air. अब नेक्स्ट क्या है, the wall of trachea is supported by cartilage ring. अब जो ट्रैकिया होती है उसके पास सी शेप्ड शी स्ट्रक्चर की कार्टिलेज रिंग होती है। वो क्या करती है कि जब भी ट्रैकिया में एयर मूव नहीं कर रही है, पास नहीं हो रही है, तो वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचा सके। ट्रैकियल रिंग्स सी शेप्ड for providing support, preventing collapse of trachea and allowing for uninterrupted flow of air. collapse होने से बचा रही है और एयर का फ्लो रुक ना जाए उसको ये हेल्प करती है, प्रिवेंट करती है। ओके, क्वेश्चन 14, व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट। अब हमें बताना है कि कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है। ओके, जब फोटोसिंथेसिस का जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो किसके इक्वल हो, रेस्पिरेशन के इक्वल हो। Okay, when the rate of photosynthesis is equal to the rate of respiration, it is called as compensation point. जब photosynthesis का जो rate है, जितनी तेजी से photosynthesis हो रहा है उतनी तेजी से respiration भी हो रहा है, तो that is known as compensation point. The rate of liberating O2 during photosynthesis is equal to the rate of liberation of CO2 during रेस्पिरेशन। जितनी रेट में ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है उतनी ही रेट में CO2 लिबरेट हो रहा है रेस्पिरेशन के टाइम पे, दैट इज नोन एज कंपनसेशन पॉइंट। Thus there is no net uptake of gases from the environment. Okay, रेस्पिरेशन के टाइम पे CO2 जनरेट हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही, तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाता है और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज हो जाता है। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं वो उनको एटमॉस्फेयर से कोई भी गैस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसको हम बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट इज यूजुअली रीच्ड एट डस्क एंड डाउन एंड ऑन अ क्लाउडी डे। ओके, कंपनसेशन पॉइंट कब पहुंचता है, कंपनसेशन पॉइंट तक कब प्लांट्स पहुंचते हैं, डस्क और डाउन, सूरज उगते टाइम और जब सूरज ढलता है उसको हम बोलते हैं डस्क एंड डाउन, और जब क्लाउडी वेदर होता है, बारिश वाला मौसम होता है तब। Question 15. What happens to visible light of the sun when it falls on chlorophyll? क्या होता है जब सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल पे पहुंचती है। हमें पता है क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, पर ग्रीन पिगमेंट क्यों है। अब जो सनलाइट होती है उसमें वो जो 7 कलर्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। विजिबल लाइट ऑफ द सन कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। कौन कौन से 7 कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब ये जो क्लोरोफिल है ये सब को अब्सॉर्ब कर लेती है, ये सारी लाइट्स अब्सॉर्ब कर लेती हैं एक्सेप्ट ग्रीन। ओके, आउट ऑफ दीज लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ क्लोरोफिल अब्सॉर्ब्स मेनली ब्लू, वॉयलेट, रेड एंड ऑरेंज लाइट्स। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सारी लाइट्स को अब्सॉर्ब कर लेती है, बट वो ग्रीन लाइट को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है, इसलिए ग्रीन लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। क्लोरोफिल से ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए जो क्लोरोफिल है उसका कलर हमें क्या दिखता है, ग्रीन कलर का दिखता है। ओके, लाइट बट डज नॉट अब्सॉर्ब द ग्रीन लाइट, it's due to the reflection of green light by chlorophyll of the plants that the plant looks green in color. ओके, ग्रीन लाइट अब्सॉर्ब नहीं होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसके कारण जो प्लांट्स हैं, जो क्लोरोफिल है वो हमें ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा शॉर्ट आंसर्स होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।